ठीक है। क्वेश्चन है, a hydrocarbon C5H10 does not react with chlorine in dark but gives a single monochloro compound C5H9 in bright sunlight. Identify the compound. देख, C5H10 से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि कंपाउंड है ना, दो फॉर्म में हो सकता है, या तो एल्कीन हो सकता है ना, क्योंकि होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाँ जी। एक तो एल्कीन हो सकता है ये वाला CnH2n वाला, या फिर साइक्लो कंपाउंड हो सकता है ना। साइक्लो कंपाउंड के अंदर भी एल्कीन का ही होमोलोगस फॉर्मूला पड़ रहा है, ठीक है। तो या तो साइक्लो एल्कीन हो सकता है, या साइक्लो एल्कीन हो सकता है, या फिर हमारा वो हो सकता है। अब उसने बोला है कि कंपाउंड जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट नहीं करता डार्क में, ठीक है, बट वो रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर रिएक्शन डार्क में नहीं जा रही है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब एल्कीन की सिचुएशन यहां पर कैंसल आउट हो जाती है, क्योंकि एल्कीन जो है मतलब यूजुअली डार्क में रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। एल्कीन के साथ कंडीशन होती है कि एल्कीन जो है अगर आप अंधेरा कर दोगे तो रिएक्शन एल्कीन की नहीं जाएगी, तो इसका मतलब अगर डार्क में रिएक्शन नहीं जा रही तो इसका मतलब ये एल्कीन नहीं है, ये एल्कीन्स की प्रॉपर्टी है। हाँ, एक तरीके से मान सकते हैं कि एल्कीन्स जो है या फिर एक और चीज बताता हूँ, देखो याद है मैंने देखो बेंजीन की रिएक्शन कराई थी, डार्क वाली, Fe डार्क वाली। हाँ जी। तो साइक्लो ग्रुप क्या हो गया तेरा, अगर तू साइक्लो ग्रुप देखेगा तो साइक्लो ग्रुप रिंग आ गई, हाँ जी, 5 कार्बन की, साइक्लोपेंटीन। हाँ 5 कार्बन की रिंग आ गई। और डार्क के केस में ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। डार्क में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, बट एरोमेटिक वाले एक बार को स्लो होते हैं, रिएक्ट ना भी करें बट डार्क वाले रिएक्ट करते हैं। तो क्लोरीन की डार्क में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो मान लियो कि वो एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है, वो स्लो में जाते हैं, ठीक है, और साइक्लो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैं साफ साफ बोला है कांगे 10.5 में कि C5H10 रिएक्ट नहीं कर रहा क्लोरीन के साथ। अगर रिएक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो एल्कीन नहीं है, क्योंकि एल्कीन्स जो है C5H10, क्योंकि देख एल्कीन का क्या है, एल्कीन क्या है, C डबल बॉन्ड C, ठीक है। इसका कोई रिलेशन नहीं है लाइट और डार्क से, क्योंकि तो एडिशन रिएक्शन जानी है, इसमें तो यूवी की जरूरत ही नहीं है हमें। अगर तेको 11th क्लास याद होगा तो हम यूवी रेस कहां पे लेते थे, जब हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी थी। तो याद है हम लोग CH4 को रिएक्ट कराते थे Cl2 के साथ Hμ की प्रेजेंस के अंदर, तो होता क्या था, एक HCl बाहर आ जाता था और एक CH3Cl बन जाता था, है ना। बट डबल बॉन्ड को तो जरूरत ही नहीं है, ये तो डार्क में भी जाएगा लाइट में भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे तो पाई बॉन्ड टूटेगा, सिंपल, एक वैलेंसी यहाँ, एक चार्ज यहाँ क्रिएट होगा, एक चार्ज यहाँ क्रिएट होगा, ये Cl बॉन्ड टूटेगा, एक यहाँ अटैक करेगा और एक यहाँ अटैक करेगा। एक तो ये हिंट हो गया। दूसरा हिंट उन्होंने साफ साफ दिया कि मोनोक्लोरो आएगा, ठीक है, लेकिन अगर एल्कीन रिएक्ट करेगा तो कभी भी मोनोक्लोरो नहीं आएगा, डाइक्लोरो आएगा। अच्छा, है ना। तू खुद देख, अगर तू C डबल बॉन्ड C को Cl2 से रिएक्ट करेगा तो मोनोक्लोरो कैसे आ जाएगा, एक बार Cl यहां अटैक करेगा, एक बार Cl यहां अटैक करेगा, और तेरा आंसर आएगा ये। तो इसका मतलब एल्कीन तो है ही नहीं, तो फिर बचा क्या हमारे सॉल्यूशन में, साइक्लोकम, ये तेरा आंसर यस सर, है ना। क्योंकि एल्कीन के साथ अगर तू HCl को रिएक्ट करेगा तो मोनोक्लोरो आएगा, लेकिन Cl2 गैस को रिएक्ट कराएगा, Br2 को रिएक्ट कराएगा तो मोनोक्लोरो नहीं आ सकता। यस सर, समझ में आया क्वेश्चन कैसे निकला, हिंट। हाँ जी। तो मोनोक्लोरो वाला इसमें सबसे बड़ा हिंट था कि एल्कीन क्यों नहीं होगा, क्योंकि एल्कीन जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो कभी भी मोनोक्लोराइड कंपाउंड्स नहीं देगा। अगला कौन सा था सर? फिर था 10.12 का कौन सा वाला पार्ट सर? सर तीनों ही। अच्छा, तीनों ही नहीं हुए। तो पहला पार्ट देख क्या बोलता है, डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, वैसे बता देता हूं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन का लॉजिक लगेगा, देखते हैं चलो।
सबसे पहले मतलब सर क्लोरोबेंजीन। ये डायपोल के बारे में तो मैंने अभी तक चैप्टर में पढ़ा ही नहीं है कहीं। अच्छा, डाइपोल नहीं, जब हमने पोलराइजेशन नहीं पढ़ी थी, याद अच्छा कर, अच्छा। तो पोलराइजेशन में ओ हमने पढ़ा था कि भाई क्यों कार्बन के ऊपर क्यों कार्बन पे पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव आता है और क्यों उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है, उसका रीजन ही क्या है, डाइपोल तो डायपोल। बन ही रहा अच्छा। है ना, तभी तो चार्जेस हाँ क्रिएट जी। हो रहे हैं। डाइपोल का मतलब क्या है हम्म। कि भाई जो बॉन्ड है वो पोलराइज हो रहा है, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आ रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आ रहा है तो पोल तो क्रिएट होएगा, यस सर। तो डाइपोल तो ऑटोमेटिकली वहां पर आ ही गया। तो ठीक है, तेरा हाँ। कंपैरिजन देख किन किन के बीच में, एक तो क्लोरोबेंजीन के बीच में, मतलब ये, हम्म। ठीक है, एक तो क्लोरोबेंजीन के बीच में, और दूसरा है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। हम्म। ठीक है, तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बता। अ, सर एक तो हम बनाएंगे पहले तो एक सर कार्बन चेन बनेगी, रिंग बनेगी 6 कार्बन्स की। बना दी। अब सर फिर साइक्लोहेक्सा सर एक पे क्लोरीन लग जाएगा। तो क्लोरोहेक्सेन क्या होता है, सर नहीं, साइक्लोक्लोरोहेक्सेन। सर हेक्साइल है ना, तो हाँ, मतलब हेक्साइल सर, तो एक डबल बॉन्ड पहले एक सिंगल बॉन्ड आएगा, नहीं एक डबल बॉन्ड आएगा फिर सिंगल बॉन्ड आएगा। मेरे दोस्त, ये होता है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ये होता है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड। सर अच्छा अच्छा। YL। हाँ जी। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर, वो विनाइल और उसमें देख एल देख, एल्काइल। इसका नाम क्या होगा, ये है क्लोरोबेंजीन, आसान, ये तो हाँ बहुत जी। आसान है। ये है साइक्लोहेक्सेन, सिंपल। हाँ। ये है हाँ जी। साइक्लोक्लोरोहेक्सेन, सारे सिंगल बॉन्ड है, अच्छा। एन। तेरे को क्या दिया था, साइक्लोक्लोरोहेक्साइल, हम्म। हेक्साइल। तो ये जो वर्ड है इसका मतलब था ये रहा। बेंजाइल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजाइल का CH2 लगा होता है बेंजीन पे। हाँ, तो वहां पर बेंजाइल बोलते हैं, तो अगर तेरे को कल को बेंजाइल क्लोराइड आएगा तो बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा, बेंजीन पे CH2Cl। Cl। हाँ जी। अब क्लियर, समझ में आया। यस सर। हाँ, ठीक है, अब आ जाते हैं, जरा इसको मिटा दूं, ये सब नाम लोगों को डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो कंपैरिजन इन दोनों कंपाउंड्स में, ठीक है, क्लोरोबेंजीन में और इसमें। अब नोटिस कर यहां पर क्या, कि यहां पर जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, है ना, और ये वाला जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। पता है ना कैसे sp2 sp3 आई, यस सर। क्योंकि ये वाला कार्बन उसमें डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, हाँ, और ये और वो वाला वाला कार्बन हर नहीं है। जगह से सिंगल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, हम्म। तो इसलिए ये sp3 हुआ, ये sp2 हुआ। अब हम्म। हमेशा याद रखियो, sp2 और sp3 में ज्यादा s करेक्टर किसमें, सर sp2 में। जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतना ज्यादा वो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अच्छा। याद रख लियो, जितना ज्यादा हायर द s करेक्टर, higher will be higher will be the electronegativity of carbon। इसका मतलब ये वाला कार्बन और ये वाले Cl बॉन्ड में, और ये वाले कार्बन और ये वाले Cl बॉन्ड में पोलराइजेशन ज्यादा किसमें होगी, इसमें। हम्म। इसमें कम पोलराइजेशन होगी क्योंकि क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, लेकिन यहाँ पे कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यस सर। इस केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो s करेक्टर कम हाँ। है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ ज्यादा होगा, डाइपोल इस तरफ ज्यादा स्ट्रांग होगा। अच्छा। आप समझ में आया लॉजिक। यस सर। इसलिए डाइपोल मूवमेंट क्लोरोबेंजीन का कम होता है इन कंपैरिजन टू दिस। हम्म। नहीं आया समझ में, ओके इजी। सर, एक बार सर क्लोरोबेंजीन का बता दीजिए कि कम क्यों हुआ। अच्छा रुक जा, मैं फिर समझाता हूँ, वेट 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 वेट, यहाँ आ जा।
फिर से करते हैं इसको थोड़ा आराम से। देख, सी 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 सी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे है Cl। ठीक है, तू एक चीज नोटिस कर, यहाँ पे सारे कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे कार्बन जो हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, क्योंकि सबके सब डबली बॉन्डेड है। ये वाला यहाँ पर डबली बॉन्डेड है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इस बात से एग्री करता है? ठीक है, यस सर। इसमें s करेक्टर कितना होगा, टोटल कितने शेल यूज हो रहे हैं, 3। ठीक है, s कितना है, 1 इंटू 100, टोटल s करेक्टर इसके अंदर 33% है। ये तो पता ही है तेरे को, ऐसे निकलता है 33.3%। हाँ, ठीक है, हाँ ओके। जी। अब दूसरा कंपाउंड मेरा कौन सा था, ये। सर उसमें 25% होगा इस कैरेक्टर। हाँ, अब इसमें क्या हिसाब किताब है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है, टोटल ऑर्बिट्स कितने आ रहे हैं, 4, उसमें एक s है, 3 p है, इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। ये भी समझ में आ गया? यस ठीक है, सर। अब s करेक्टर यहाँ पे ज्यादा है। अभी मैंने क्या लिखवाया था, लॉजिक क्या होता है कि s करेक्टर जितना ज्यादा होता है, कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यस सर। यही बताया? ठीक है, अब नोटिस करिए, अब कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है। ठीक है, डायपोल मोमेंट का मतलब होता है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितना ज्यादा मूव करेंगे क्लोरीन की तरफ, यही होगा। अगर कार्बन Yes, की sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये डायपोल जो होगा ज्यादा स्ट्रांग होगा इधर, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। ठीक है, तो क्लोरीन सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि कार्बन तो अपनी तरफ Yes, कोई sir. पुल ही नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ही कम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर दूं तो क्या करेगा, वो कुछ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाने से रोकेगा, है ना, क्योंकि अब वो भी कुछ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। Increase, yes, sir. अब लॉजिक समझ में आया? हाँ जी। अब यही लॉजिक ऊपर लगा, यहां पर s करेक्टर ज्यादा है, तो ये वाला जो कार्बन है जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बॉन्ड के अंदर, इनको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसका इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर गई, यस सर। है ना, तो ये क्लोरीन का डायपोल रिड्यूस कर देगा। वहीं पे इस केस के अंदर ये वाला जो कार्बन है इसका s करेक्टर कम है, s करेक्टर कम Yes, होने sir. की वजह से क्लोरीन जो है वो ज्यादा खींच जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अच्छा। नहीं समझ में आया? नहीं, अब आ गया, अब क्लियर हो गया? पेपर में लिख लेगा या मैं Yes, इसकी sir. लैंग्वेज लिखवाऊं? सर नहीं, मैं लिख लूंगा, एक्सप्लेन कर लूंगा। एक्सप्लेन तो हो जाएगा ना, ठीक। हाँ जी। गुड 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 गुड। अब अगला पार्ट क्या था इसके अंदर, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होगा क्या, यूजुअली हम छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं कि जो पोलर सॉल्वेंट होंगे वो पोलर में मिक्स हो जाएंगे, जो नॉन पोलर होंगे नॉन पोलर में मिक्स होते हैं, ये पढ़ के आते हैं हम लोग, है हाँ ना, जी। हम सबने यही पढ़ा है, बट यहाँ तो ये लॉजिक लग ही नहीं रहा, तो इसका रीजन समझ। तो इसमें देख, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कुछ होगा? हाँ, वही इसमें लॉजिक था। सर ये मैंने सर वैसे कहीं पे मैंने पढ़ा था कि जहाँ पे रीजन ना पता हो ऑर्गेनिक में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दो। नहीं नहीं, रीजन ना पता होने वाली बात नहीं है, इसमें लगेगा ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सर तो एक चीज और, सर मेरा वो हुआ था आज, क्या कहते हैं, कल केमिस्ट्री प्री का बोर्ड पेपर। केमिस्ट्री का। हम्म हाँ जी। हम्म, सर जो पहला क्वेश्चन पेपर आया सीबीएसई का, वो उठा के दिया था पूरा, तो हाँ, सेम टू सेम। ज्यादा स्कूल में ऐसा ही हो रहा है। मैंने अभी जो बच्चे पढ़ाया था केवी वाला, उसके में भी यही करा उन लोगों ने, पूरा तो नहीं डाला लेकिन लगभग 15-20 क्वेश्चन वही थे। सर मेरा तो पूरा वही था, सेम बिल्कुल कॉपी पेस्ट। तो तुम्हारे टीचरों ने मेहनत बचा ली अपनी। हाँ। तो अगर तुम पेपर पढ़ के गए होंगे तो तुम्हें इजी लगा होगा। सर नहीं, मैंने पढ़ा तो नहीं था, मतलब मैंने क्या कहते हैं, मुझे पूरा आता भी नहीं था क्योंकि अभी मेरा रिवीजन पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अगर रिवीजन होता मेरा तो फिर अच्छा पेपर होता। चलो चलो, पहले मैं तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्ड वाला ये रीजन बताता हूँ। ठीक है, तो देखो होगा क्या, यस सर। अब समझो। इसमें दो केस हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है कि समझो पानी में मैंने HCl डाला, है ना, और पानी में ऑब्वियसली बात है, पानी में H2O तो है ही, मतलब H2 है ही पानी का फॉर्मूला, है ना। तो तुम यस सर। नोटिस करोगे, मुझे बताओ कौन कौन से वो एलिमेंट्स है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं।
सर ऑक्सीजन बनाता है हम्म और हाइड्रोजन नहीं, FON ये तीनों है। बनाते हैं। क्लोरीन भी ओ बनाता है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी। पी ब्लॉक के जो हम्म पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो पहला एलिमेंट आता है हर ग्रुप का, हम्म फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तीनों बनाते हैं। मतलब हाइड्रोजन खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। नहीं, हाइड्रोजन खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, वो खुद के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, अच्छा क्योंकि उसे उसे डुप्लेट बनाना है ना। अच्छा अच्छा, हाँ जी। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टेबिलिटी वाली बॉन्डिंग नहीं है। आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग पड़ी है ना, उसमें तो इलेक्ट्रॉन हाँ जी। देते हैं और शेयर करते हैं जिससे ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो अपना आउटर शेल हम्म स्टेबल करना चाहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। हाइड्रोजन यस बॉन्डिंग सर। बस एक अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो बहुत लाइक पॉजिटिव रहना पसंद करता है, एच पॉजिटिव की टेंडेंसी है उसकी दिखाने की। जब उसके सामने कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है ना, FON, तो वो बस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें कोई फिजिकल बॉन्ड बन के नहीं आता, ये एक सुपरफिशियल अट्रैक्शन है बस। इसमें यस ना सर। ही कोई स्टेबिलिटी आती है, ना ही ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ना ही डुप्लेट कंप्लीट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। हम्म ठीक है। तो अब जब तुम पानी में HCl जैसे ही डालोगे मिक्स करने के लिए, तो मिक्स क्यों नहीं होगा? देखो, पहला, तुमने ये H2O देखा, उसमें एक ऑक्सीजन है। ये H2O यस। आपस में ही पहली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बैठे हैं। एक H2O मॉलिक्यूल ने दूसरे H2O मॉलिक्यूल के, जैसे इस वाले ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन से कर रखा है, ये वाला हाइड्रोजन यस सर। इसने दूसरे मॉलिक्यूल से कर रखा है। ठीक है। तो हम्म वाटर में पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन है उसमें। तो अगर इस यस HCl सर। को इसके साथ मिक्स होना, तो पहले तो उसको ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, जो पहले से प्री यस एग्जिस्टिंग है। सर। दूसरा, क्लोरीन हम्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कौन बनाता है, सिर्फ FON। तो इसलिए हम्म हैलो एल्केन्स इमिसेबल है, क्योंकि वो नया हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकते और पुराना वाला तोड़ नहीं सकते। अच्छा। तो इसमें दोनों पॉइंट आएंगे। तुम ये मत लिख दिया रहना क्योंकि वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, वो हाफ पॉइंट है, मतलब वो आधा आंसर है। हम्म पूरा आंसर क्या है कि जो प्री एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी नहीं तोड़ पा रहे। बट हाँ, एक एक्सेप्शन है, HF। अच्छा। HF बनाता है, HF मिक्स भी होता है, हम्म क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ऑक्सीजन का हम्म जो प्री एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड है उसे तोड़ देता है और खुद बना लेता है। हम्म ठीक है, समझ में आ गया? HCl नहीं बनाएगा, यस सर। HI नहीं बनाएगा, HBr नहीं बनाएगा, लेकिन HF बनाएगा। हम्म इजी, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत हो सर। तो पूछ लो। अभी तो नहीं है। गुड। थर्ड पॉइंट बताओ। बट अभी थर्ड में पढ़ा नहीं है ग्रिग्नाट, तो मैं जब पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। और पूछो, और कौन सा डाउट था? हाँ। इजी लग रही है, टफ लग रही है ऑर्गेनिक? सर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। अच्छा, प्रॉब्लम अपने लेवल पे हो रही है या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो मैं समझा रहा हूँ उसमें कोई नहीं लैगिंग्स आ रही नहीं सर, मुझे अपने लेवल पे हो रही है। सर जैसे अब मुझे एक चीज, सर जैसे इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बुक में डायरेक्टली दिए हुए नहीं है, है? हाँ लेकिन तभी। क्वेश्चन पूछ लिया है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम उनको मुझसे पूछो। तुम्हारी बुआ ने मुझे किस लिए हायर किया है? रिवीजन और डाउट्स। बिल्कुल। अगर बुक में सब कुछ होता और तुम पढ़ लेते तो फिर मैं क्या करता? हम्म है ना? यस सर। तो तभी मैं तुम्हें कहता, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा ना नहीं करने, बस वही नहीं करने, वरना अपने से कोई अज्यूम मत करना कि क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं। क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बहुत सारे वो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, चैप्टर में नहीं है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, आज भी दूंगा, जब मैं अभी पढ़ाऊंगा नया, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, उनको करना। यस सर। ठीक है, और जो चैप्टर तुम्हारे हो गए उसकी 10 ईयर करनी स्टार्ट कर दो, रिवीजन। 10 लास्ट इयर्स। 10 ईयर्स के पेपर करने स्टार्ट कर दो। केमिस्ट्री ओके। में 75% रिपीटिशन है, तुम्हें पता है ये बात? अच्छा। मतलब फिजिक्स में तो देखो 10 से 11% रिपीटिशन है, मतलब अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर करोगे तो सिर्फ 10% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हम्म बाकी सारे नहीं आएंगे। केमिस्ट्री में अप टू 70% पेपर रिपीट हो जाता है। अच्छा। तो अगर तुम लास्ट 10 ईयर्स के बोर्ड के और कंपार्टमेंट के पेपर करके जा रहे हो, तो समझो उसमें से तुम्हारे 70% क्वेश्चन रिपीट मारेंगे।
तो दो काम कर सकते हो, या तो सारे पेपर सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, ठीक है, कंपार्टमेंट के भी, या फिर एक बुक आती है 80-90 रुपीज की आती है, शिवदास एंड सर, ठीक है, वो अपनी अमेजन से ऑर्डर कर अच्छा। देना, वो घर पे डिलीवर हो जाएगी, उसमें सारे पेपर्स दिए होते हैं विद सोल्यूशन। इन दो ओके काम, सर। हाँ, तो इनमें से एक काम कर लो। पूछो अगला क्वेश्चन कौन सा पूछना है। यस सर। सर आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी। पूछो। सर अभी तो यही थे बस। ठीक है, पढ़ाई करें, आगे चले। सर एक बार हाँ जी, एक बार सर 10.17 का ना बता दे। 10.17। बताता हूँ, देखो कहाँ गया। अरे ये रहा, रुको जाओ, जूम कर लो। हाँ जी सर, अब इसमें मैंने क्या सोचा था कि इसमें जैसे C6H5 और Cl है फर्स्ट वाले में से, ये दो हैवी ग्रुप हैं। दूसरे वाले में दो वो है, क्या कहते हैं, दो बेंजीन रिंग्स हैं और एक Cl है। तो मेरे हिसाब से SN1 के लिए फर्स्ट वाला इजी होना चाहिए था और SN2 के लिए सेकंड वाला। अब सबसे पहली चीज, तुमने सही चीज पकड़ी। देखो, तुम्हें इस क्वेश्चन में ना SN1 मेंशन था ना SN2 मेंशन था, है ना। जब हम्म। कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं होगा तो तुम्हें दोनों लेके चलनी है। अच्छा। बहुत सारे बच्चे जब ये क्वेश्चन मैं अपने पेपर में देता हूं, तब एज्यूम कर लेते हैं कि ये रिएक्शन SN1 है, कुछ बच्चे एज्यूम कर लेते हैं ये रिएक्शन SN2 है, लेकिन शायद ही कोई बच्चा है जो दोनों एज्यूम करता है, ठीक है। रूल नंबर 1, यस सर। जो रिएक्शन SN1 से हो रही है ना, वो SN2 से भी हो सकती है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो सेम SN प्रोडक्ट आएगा लेकिन सेम प्रोडक्ट आएगा, बट थोड़ा। ऑप्टिकल ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, प्रोडक्ट तो सेम आएगा, यस। सिर्फ उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। तो सही कह रहे हो, पहले तुम सिनेरियो लोगे SN1 का, तो मैंने SN1 का ऑर्डर बताया था कैसे होता है, 2 स्टेप जाता है, कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर तुम लोगे SN2 का सिनेरियो, जो 1 स्टेप जाता है और वो बल्कि ग्रुप पे डिपेंड करता है, बस खत्म। SN1 में बताओगे कौन इजीली हाइड्रोलाइज है, और SN2 में बताओगे कौन इजीली हाइड्रोलाइज है, आंसर आ जाएगा। समझ में आ जाएगा कैसे होगा, ये करके दिखाऊं। ओके सर, SN1 के लिए तो फर्स्ट वाला सेकंड वाला इजी होगा, SN2 के लिए फर्स्ट वाला। SN1 मतलब जाएगा 2 स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन बनेगा, तो दूसरा वाला जो है वो बड़ा कार्बोकैटायन है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। और ओके उसमें सर। उल्टा होगा, सही है, ठीक है। ओके सर। चलो अब हम मैंने तुम्हें वो पढ़ने के लिए बोला था, कायरलिटी, वो तुमने पढ़ ली होगी। हाँ जी। इजी थी वो, उसमें कुछ नहीं था। ये सर वो पूरा थ्योरेटिकली था। हाँ, वो थ्योरी था, उसके शॉर्ट पॉइंट्स बना लेना, 1 नंबर की डेफिनेशन ऐसा कुछ आएगा उसमें से, ठीक। जैसे इनएंशोमर्स क्या होते हैं, डायस्टोमर्स क्या होते हैं, ये सभी आता है उसमें से। यस। कायरल कार्बन क्या होगा, ए कायरल कार्बन क्या होगा। अब हम चल रहे हैं आगे, जो कि है हाँ, नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल्स तो वैसे बहुत सारी होती हैं, जो हैलोअल्केन हैलोरीन्स होते हैं, वो बहुत सारी रिएक्शंस आते हैं मेटल के साथ, लेकिन तुम्हारे केस में सिर्फ 2 सिनेरियो है, मैग्नीशियम और सोडियम का। ग्रिग्नार्ड और वर्ड्स। वुड्स तुमने लास्ट ईयर भी करी थी, ठीक हाँ है। जी। मैं इस साल रिवीजन करा दूंगा, बट लास्ट ईयर वाली ही रिपीट हो रही है, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड्स, मैं जहां ना एल्काइल हैलाइड्स लिख रहा हूं, मान के चलो वहां पे एराइल भी है, ठीक है, तो सेम ही रिएक्शन जाएगी, अलग नहीं जाती है। तो एल्काइल हैलाइड्स जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो तुम्हारे पास 2 सिनेरियो आते हैं। पहला, एक तो Mg वाला सिनेरियो है और एक सोडियम वाला सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन है, मम्मी मोक्ष बुला रहा है, लेकिन कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जैसे पहला, रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगी। दूसरा कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्सोथर्मिक। तीसरा कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है, वाटर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वेपर्स की फॉर्म में, ये उनसे भी रिएक्ट कर जाएंगे, तो इसलिए इनको हमेशा प्रिपेयर किया जाता है एनहाइड्रस कंडीशन में। यस। एनहाइड्रस कंडीशन में। चौथी ऑब्जर्वेशन, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, मतलब तुम्हारा यहां से प्रोडक्ट बन के आएगा,
अगर तुमने उस प्रोडक्ट को जल्दी से फिल्टर नहीं किया या रिमूव नहीं किया कंडीशंस में से, वो वापस चेंज हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इन चारों पे रीजनिंग बनती है, जैसे कि क्यों एनहाइड्रस ईथर यूज किया जाता है ग्रिग्नाट रिएजेंट में, या फिर क्यों वुड्स रिएक्शन जो होती है वो कैरी आउट होती है इन वैक्यूम। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस है, इन ऑब्जर्वेशन से आंसर निकलेंगे। तो पहली रिएक्शन जो हम करने जा रहे हैं यस वो सर। अगेन एक नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नाम पे है ग्रिग्नाट। ग्रिग्नाट, ठीक है। तो ग्रिग्नाट रिएक्शन यस सर। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना तुम्हें, एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूं। आर एक्स, आर मतलब कोई भी कार्बन, एक्स मतलब कोई भी हैलोजन, प्लस किया ग्रिग्नाट का कंपाउंड Mg। ठीक है, कंडीशन ली, देखो यस सर। अगेन इसमें लिया ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर का यहाँ रोल क्या होता है समझाता हूं। देखो, जब तुम ग्रिग्नाट Mg को रिएक्ट करा रहे होगे आरएक्स के साथ, तो ऑब्वियसली बात है एयर में वाटर पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो जो ड्राई ईथर जो होगा ये उन H2O के जो वेपर्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, यस सर। याद करो तुमने गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पढ़ा होगा छोटी क्लास में। अच्छा, एक मिनट अरियन, एक मिनट म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। अरियन ठीक है, तो समझ में आ गया ड्राई ईथर का यूज यस क्या सर। है, क्लियर, समझ में आ गया। अब आंसर क्या हाँ। बन के आएगा, आंसर बन के आएगा, देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है बताओ। सर मैग्नीशियम की 2। गुड, 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो होगा क्या, मैग्नीशियम को यहां रखो, ठीक है, मतलब वो दो बॉन्ड्स बना सकता है ना। एक सर बनाएगा वो, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। एक मिनट होल्ड करो, एक सेकंड होल्ड करना, मैं इसको ना वाईफाई को स्विच करता हूँ। हाँ, अब बताओ आवाज ठीक आ रही है। सर नहीं सर, बहुत ज्यादा सर ये शायद मेरे एंड से प्रॉब्लम हो रही है। अब ठीक है, हाँ हाँ, अब सही, अब सही है। ठीक। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी दो होती है ना। वैलेंसी दो होने का हाँ मतलब क्या जी। कि वो दो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो एक बॉन्ड तो बनाएगा आर के साथ, और एक बॉन्ड बनाता है वो एक्स के साथ। तो कंपाउंड तुम्हारा आता है आर। सर मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा है, मेरा कह रहा है कि अनस्टेबल कनेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ऐसा करो, एक बार है ना अपना वाईफाई स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करो, मैं वेट कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दे दूंगा, तुम स्विच ऑन करके स्विच ऑफ कर लो। ओके सर। मम्मा।
दिखाने के बाद किसका वाउचर? देखने में आराम से कल तक है 17 तारीख तक का ये तो है आज 16 है ना 17 आज हाँ। 12 बजे से पहले। हाँ मुझे जरा आप यहाँ देख लो आपको मैं कहता हूँ आप डाउनलोड कर लो मैं ना मुझको लैपटॉप में करके दे देता है जब मेरे लिए कुछ मंगाना है कि आप देखो वो अपने इधर से नहीं करता है कि भाई इधर से कर दिया लैपटॉप में दिखाते हैं कलर वलर चीजें वीजें बताता रहता है ये ऐसे ऐसे फिर उसके बाद हम लोग ओके करते हैं। देख रहे हो तो मेरे वाले कैंसिल कर दे तो मुझे उसके मैं पे कर चुका हूँ। अच्छा तो फिर ऐसे ना उसके भी पे हो चुका है ना और तो एक तो वो दिखा दूंगी कि अभी मैंने मंगाए हैं तो उसमें अमाउंट में कुछ अपने भी ऑर्डर कर
हेलो। अब ठीक है। यस सर। सर एक्चुअली अभी जब वो नेट बंद करके चलाया ना तो फिर वो पीछे से वो इंटरनेट एक्सेस चला गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें 5 मिनट लेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तुम्हें समझ में आया कैसे मैंने आर एक्स प्लस एम जी को रिएक्ट कराया और कैसे हाँ एम जी। जी की दो वैलेंसीज थी, उसने एक आर से बॉन्ड बनाया और एक एक्स से बॉन्ड बनाया और आंसर आया आर एम जी एक्स। इजी, समझ में आ गया। तो ये यस है सर। जनरल मैकेनिज्म किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ठीक है, हम्म। तो ये जो हमारा कंपाउंड बन के आता है ना, ये इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आर एम जी एक्स। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब होता क्या है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम फर्दर रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ। ठीक है, और होगा क्या यस सर। कि हमारा आंसर बन के ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा और आंसर आएगा आर एच प्लस एम जी ओ एच होल ट्वाइस। यस सर। क्लियर। तो ये ग्रिग्नार्ड का बेसिकली यूज क्या है, उसका यूज है एल्काइल हैलाइड से बनाना क्या, एल्कीन। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज है, मतलब आर यस सी सर। एल से वापस आर बनाना बट विद एच। क्लियर, समझ में आया। देखते हैं इसके रिएक्शन एनसीईआरटी ने कैसे दिए। हाँ, ये रही, देखो, तुम देखो, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, आर एम जी एक्स, और ये इन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पोलैरिटी बता रखी है कि आर एम जी और एक्स। तो एक्स हम सबको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब सबको पता है मैग्नीशियम मेटल है, मेटल्स अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव रखते हैं, है ना। और यहाँ पर है कार्बन, तो कार्बन नॉन मेटल है, तो उस पर भी पार्शियल नेगेटिव रहेगा। तो ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पोलैरिटी ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद यस सर। तुमने आर एम जी एक्स को रिएक्ट कराया H2O के साथ, ये बन के आया तुम्हारा RH। क्लियर, समझ में आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यस सर। ठीक है, तो ये रही वो रीजनिंग जिसका आंसर मैं तुम्हें बता रहा था। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड इवन द ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बिकॉज ये रिएक्शन जो है फर्दर रिएक्ट कर जाती है वाटर के साथ। ठीक है, अब चलते हैं वुड्स में। याद है वुड्स क्या होती है? यस सर। हम कोई भी कार्बन क्या कहते हैं, कार्बन की चेन लेते हैं हाँ, और फिर उसको अगर हम 2Na से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारी जो कार्बन नंबर होते हैं वो डबल हो जाता बिल्कुल करेक्ट, लेकिन कार्बन की चेन नहीं, एल्काइल हैलाइड लेना होता है। है। एल्काइल हैलाइड, सॉरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तुम्हें याद है। ठीक है, तो अगर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं तो कुछ ऐसा होता था। यस सर। ठीक है, तो CH3 इजी, कोई दिक्कत नहीं। नो ठीक सर। है, अब एक और चीज मैं इसमें बता दूं, एक वुड्स का वेरिएशन क्या है। वुड्स का वेरिएशन ये है कि जरूरी नहीं है तुम सेम कार्बन लो, तुम ऐसा भी कर सकते हो कि CH3Cl ले लो एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल ले लो बेंजीन Cl, यस सर। और ले लो 2 Na, तो भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। NaCl यहां से जाएगा, NaCl यहां से जाएगा, इन दोनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। यस सर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है जो वुड्स वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चले। यस सर। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं, अब तक हम लोग बात करते हैं एल्काइल ग्रुप्स की, चेन वाले हेलोजन्स की। अब हम बात करने जा रहे हैं अराइल्स की। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे पास 6 कार्बन का एक चेन है, 1 2 3 4 5 6, और इस पे लगा है Cl, वहीं पे मैं बोलूं कि तुम्हारे पास एक बेंजीन रिंग है, उस पे लगा है Cl, तुम्हारे हिसाब से इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सर सर इसमें सर चेन वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा रीजन? सर, क्योंकि सर रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है रिंग में, तो फिर वो उससे स्टेबलाइज कर रिएक्टिविटी का देगा। क्या हुआ?
स्टेबलाइज कर देगा सर वो जो वहाँ बल्कि पे वो तो रिएक्टिविटी चार्ज। इंक्रीज कर देगा कि Cl जल्दी जाए, जैसी Cl जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो चार्ज जो है रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा। अच्छा अगर मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट लगाऊं तो भाई बेंजीन रिंग ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, चलो मैं तो समझाता सर हूँ, क्या रीजन? मैं बताता हूँ। ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, तुमने सही पकड़ा, बस रीजन गलत पकड़े तुमने। अब रीजन सीखो। नंबर 1, पहला रीजन, ठीक है, ये कम रिएक्टिव क्यों होगा? अगर मैं कंपाउंड देखूं तो ये कंपाउंड ऐसे होता है, ठीक है, ये रेजोनेंस यहां मारेगा, ये यहां मारेगा, ये यहां मारेगा, और एक बार ऐसा भी होगा कि रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर भी आएगा। तो होगा क्या, एक सिचुएशन ये भी क्रिएट होगी कि बेंजीन और क्लोरीन वाला जो बॉन्ड है ना, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करने की वजह से यहां पे जो क्लोरीन का बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्डेड है, मतलब बॉन्ड लेंथ लंबी होगी, यहां पे बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी क्योंकि डबली बॉन्डेड हो जाएगा। यस सर। छोटी बॉन्ड लेंथ मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मतलब ये टूटेगा आसानी से नहीं, जब आसानी से टूटेगा नहीं तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। यस सर। समझ में आया पहला कॉन्सेप्ट, पहला रीजन? अब दूसरे पे आए, ठीक है। दूसरा रीजन आज मैंने तुम्हें क्लास स्टार्ट पे बताया था, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड करते हैं। समझो ये तुम्हारी जो चेन थी उसका Cl ये है, अब ये वाला जो कार्बन है ये तो sp3 है, और ये वाला जो बेंजीन के अंदर वाला जो कार्बन है जिससे वो जुड़ा हुआ है Cl, ये sp2 है। यस सर। अब sp2 कार्बन की वजह से क्या होगा कि ये वाला जो कार्बन होगा ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, और ये वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है उसकी बॉन्ड लेंथ हमेशा छोटी होती है। और दो, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में तो बहुत इजीली नेगेटिव चार्ज यहां पे बन जाएगा, क्योंकि सबको पता है यहां की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इस वाले कार्बन की, है ना, तो ये बॉन्ड तोड़ना ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि चार्जेस पहले ही डेवलप हो गए हैं। आप समझ में आया क्यों वो वाला रिएक्टिव होगा और वो नहीं होगा? यस सर। नहीं आया? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, बट उससे पहले ना जरा इस पेज पे आओ। ये 4 रीजन दिए हैं, 2, 3, 4 और एक पीछे दिख रहा है, ये डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, इंस्टेबिलिटी, और ये अभी जो मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है ना, जरा उसको इसे पहले पढ़ो, जैसे पहले रेजोनेंस पे इसे पढ़ो, फिर अगला अगला अगला, फिर देखो कि तुम्हें समझ में नहीं आया, अगर नहीं आया तो मैं समझाता हूं। और ये चारों में से कोई भी 3 रीजन याद करना, पेपर में क्वेश्चन आता है ये कि व्हाई एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड्स। यस सर। हाँ, जल्दी से 4 रीजन पढ़ो फिर आगे चलते हैं, मतलब आगे नहीं, मैं फिर पूछ रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आया नहीं आया। सर तो इसमें मेनली हमें फिर एक्सप्लेन करना है यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जब वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें भी हाँ, आया था। उसमें भी आया था, तो वो क्वेश्चन एक्चुअली में तुमने सही कहा था, मैंने बोला था कि तुमने सही कहा था कि हमने शायद पढ़ा नहीं है, वो यहाँ पढ़ना था हमें, अच्छा। बट मैंने वहां पे तुम्हें डिस्कस करते वक्त समझा दिया था कि क्यों
डायपोल मोमेंट वाला जब क्वेश्चन नहीं कराया था हाँ जी। तब समझाया था। हाँ वही। तो ये 4 इफेक्ट दिए हुए हैं तुम्हारे को, मतलब 4 रीजन दिए हुए हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से बेंजीन के कंपाउंड्स रिएक्शंस कम दिखाएंगे अगर उन पे हैलोजन अटैच होगा। हम्म, समझ में आया चारों रीजन? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, रेजोनेंस तो बताया था। यस सर। फिर अगले पेज पे देखो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ रखा होगा, हम्म, है ना? उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन वाला क्लॉज भी आ गया, यस सर। सेकंड पॉइंट में दे रखा है। देखा डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी। और तीसरे वाले में देखो उन्होंने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी बता रखा है कि ज्यादा इस कैरेक्टर होने की वजह से बॉन्ड लेंथ भी छोटी हो जाती है, ये भी बताया था मैंने। हम्म, ठीक है। और नीचे इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल केटायन। मान लो, तीसरा पॉइंट समझाता हूं, मान लो कि तुमने बेंजीन था ये, इस पर Cl है, इसका बॉन्ड तोड़ दिया, तो जब Cl टूट जाएगा तो बेंजीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा हाँ जी। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो बॉन्ड तो वही लेके भाग जाएगा। हम्म, अच्छा, ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज। ये जो डबल बॉन्ड होते हैं, तुम्हें पता है ना डबल बॉन्ड क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। हम्म, पाई इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। हम्म, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट, और रिंग क्या हो जाएगी? कोलैप्स। टूट जाएगी। क्योंकि ओके। ये वाला जो कार्बन है ये कहां की तरफ चला जाएगा? अंदर की तरफ। हम्म, तो रिंग ही नहीं बचेगी, तुम्हारी फिनाइल रिंग टूट जाएगी। हम्म, समझ में आ गया वाला? यस सर। इजी था या मुश्किल था? नहीं सर, इजी था। ठीक है। अब अगली सिचुएशन पे आते हैं कि ठीक है रिएक्टिविटी कम दिखाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्ट नहीं करा सकते। ठीक है, रिएक्ट करा सकते हैं, बट उनके लिए फिर स्पेशल कंडीशंस लेनी होंगी। तुम याद करो जब हम लोग जब हमने चैप्टर चालू किया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि RCl है, इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या होगा? NaCl बाहर आ जाएगा और ROH आ जाएगा। ये पढ़ा था हम लोगों ने, इजी था, यस सर। सिंपल। तुम्हें पता है यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं लिखी थी क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती है क्योंकि ये अल्काइल चेन है। ठीक है, लेकिन बेंजीन के केसेस में इतना आसान नहीं है। वहां पे देखो टेम्परेचर और प्रेशर हमें लेना पड़ता है यस सर। कि हमें थोड़ी बहुत हीट देनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे रिएक्शन कंडक्ट हो सके, हम्म, है ना? तो ये चीज याद रखना यस कि सर। जब जब रिंग कंपाउंड्स के साथ तुम रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, वो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होंगी। ठीक है, तुम्हें कोई भी टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ये काम करोगे। अगर तुम्हें कभी रिंग की रिएक्शन करानी होगी, क्लोरीन है या ऊपर कोई भी हैलोजन है, सिर्फ यहाँ पे ये साइन बनाओगे। हम्म, इससे टीचर को पता लग जाएगा कि कंडीशंस में चेंज है और रिएक्शन को हीट दी जा रही है जिससे रिएक्शन प्रोसीड हो सके। यस सर। तो तुम्हें ये अलग अलग टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है। हम्म, इजी, कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, आगे चले। हम्म, ठीक है, ये येलो बॉक्स वाला जरा आंसर देखो, क्या तुम ये आंसर समझ सकते हो? ये ऊपर ये जरूरत नहीं है इसकी, तुम इसको देखो येलो बॉक्स वाले, क्या इस आंसर को समझ पा रहे हो क्या लिखा है? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। मैंने हटाना तो कैसे हटाऊं? हटेंगे फिर हम लोग सर क्योंकि सर, अच्छा, और तो NO2 कौन सर सा एक वाला बार ग्रुप होता एक्सप्लेन है? कर दीजिए। हाँ मैं बताता हूँ, देखो सर होता क्या NO2 है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बिल्कुल, देखो अब पढ़ते हैं। देखो तुम्हें याद है मैंने एक जब हमने स्टार्टिंग ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी मैंने बताया था 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, है ना? यस सर। फिर मैंने बताया था मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ढूंढने का बड़ा आसान सा तरीका है क्या, कि वो सारे ग्रुप जिनमें डबल बॉन्ड है, जैसे CHO, COOH, हम्म, NO2 भी उसमें ही आता है, SO2 भी उसमें ही आता है, CN भी उसमें ही आता है, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। तो होता क्या है जब तुम NO2 का केस लोगे ना, तो NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, बट वो इसलिए नहीं कि वो मेटा पोजीशन को एक्टिवेट करता है, नहीं। NO2 मेटा डायरेक्टिंग इसलिए है क्योंकि वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्शंस को डीएक्टिवेट करते हैं। हम्म,
ठीक है, मतलब उनपे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देता है। यस सर। जब ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देता है तो जब बाहर से Cl नेगेटिव अटैक करने आएगा तो ऑब्वियस ही बात है वो इन पोजीशंस पे तो अटैक करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इन पोजीशन पे तो रिपल्शन मिलेगा। यस सर। है ना, तो कौन सी पोजीशन बच जाती है फिर अटैक करने के लिए? मेटा। अब तुम्हें यह बताना कि ऐसा क्यों होता है, इसके लिए तुम्हें इनकी बनानी पड़ेगी पूरी रेजोनेंस। ठीक है, इनकी बनानी पड़ेगी तुम्हें रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे बनेगी? अब रेजोनेंस देखो तुम्हें ऊपर बना के दिखा रखी है, अगर तुम देखोगे ना ये पूरी रेजोनेंस तुम्हें, बट तुम्हें पेपर में रेजोनेंस नहीं बनानी। तुम्हें इस क्वेश्चन में जो मैंने बताया कि why only NO2 shows effect on ortho and para directions, because of the resonance the negative charge is created on ortho and para position which makes them unfavorable for any nucleophilic attack, as a possible repulsion can be caused. Only meta positions are left for the attack and hence NO2 is a meta directing या meta activating group. यस सर। अब समझ में आया क्या था उस क्वेश्चन में? या कोई दिक्कत? यस सर, थोड़ा अब आया सर। एक बार फिर मैं रीडिंग करूंगा तो मैं आ बताता हूँ जाएगा इसको अच्छे कहां से रीड करना। 11th क्लास के अंदर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे, से। हाँ जी। वहां पर इसकी रेजोनेंस बना के दी हुई है इजी वाली। ओके सर। उन्होंने रेजोनेंस बना के दी है ओ डबल बॉन्ड ओ के साथ, यस सर। वो वाली करना। उसमें तुम्हें पता लगेगा कि मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं। ठीक है, उस Yes, जगह sir. से लेना। ठीक है, बट इसके लिए तुम्हें 1 नंबर का रीजन तैयार करनी है क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन है। तो 1 मार्क के लिए 2 या 3 लाइन की रीजनिंग, और अगर तुम रेजोनेंस बनाना चाहते हो तो तुम बना सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ओके सर। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट सर चलते हैं। एक चीज पूछनी थी सर, जो मेरा एक चैप्टर है सर डी एंड एफ ब्लॉक वाला, हाँ हाँ सर वो आप पढ़ा देंगे? मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। अरिहंत देखो, तुम्हारी वो से मेरी बात हुई है कि मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तुम कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। मैंने कोई तुम्हारी बुआ से उसकी बात नहीं करी कि मैं सिर्फ तुम्हें ये 2-3 चैप्टर पढ़ाऊंगा। उन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए बोला, तो दोनों बुक्स में जो चैप्टर है तुम अपने हिसाब से अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो कि पहले मुझे क्या क्या काम करना है, उसके हिसाब से लेते चलो। यस सर। ओके सर। ठीक है, तो तुम मुझे ये भी बोलोगे सॉलिड पढ़ाना, मैं वो भी पढ़ाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो कि पहले मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं, फिर ये फिर ये फिर ये, और मेरे साथ वो प्रायोरिटी शेयर कर लो एक बार। ओके सर। समझ? इजी? कोई दिक्कत? हाँ जी। नो सर। ठीक है, तो तुम जो डाउट्स बोलोगे वो भी कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम बस अपने चैप्टर सेट कर लो और मुझे बता दो सर मेरे 6 या 7, क्योंकि मुझे तुम्हारा कोर्स टाइम पे कंप्लीट कराना है ना। अगर मुझे लगेगा कि तुम्हारे Yes, ज्यादा चैप्टर है कराने के लिए, मैं तुम्हें संडे को भी एक क्लास देना स्टार्ट कर दूंगा। हम्म। तो मुझे बस ये बता दो कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं, बस दैट्स इट। Yes, तो sir. तुम अपना आराम से देख के कि मेरे कितने चैप्टर्स हैं मुझे बता दो सर, मैं वो करा दूंगा। इजी? ओके सर। ठीक है, तो ये तुम कर लेना। ठीक है, अब अपना होमवर्क नोट करो। यस सर। सबसे पहला एक्सरसाइज पे आओ। ओ एक्सरसाइज नहीं, इसके इंटेक्स पे आओ। सारे इंटेक्स तुम्हें करने, सारे के सारे इंटेक्स तुम्हें करने अप टू 10.9। यस सर। अप टू 10.9 तुम्हें सारे इंटेक्स करने। उसके बाद तुम करना स्टार्ट करोगे 10.16। नहीं दिया था ना मैंने होमवर्क में? नो सर। 10.16 करना है। 10.14 करा? यस सर। पूरा हो गया था? हाँ जी। ठीक है, 10.16 करोगे, 10.14 करोगे, रुक जाओ उसके बाद और बताता हूँ। हाँ, उसके बाद 10.21, 10.22, यस सर। और 10.20। अब मैं तुम्हें 2 क्वेश्चंस कराऊंगा जो मेरे को लगता है कि बच्चे नहीं कर पाते। और हाँ 10.18। ठीक है, एक तो 10.19 जिसमें 20 कन्वर्जन है, ये मैं करवाऊंगा।
ठीक है, और शायद कौन सा और कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, बाकी मैंने तुम्हें करवा दी, होमवर्क में दे दिए। बाकी जो तुम्हारे डाउट्स होंगे वो बताना। तो अगली क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट होते ही मैं स्टार्ट करा दूंगा 10.20 क्वेश्चन 19, जिसमें 20 कन्वर्जन है। यस सर। ठीक है, इजी। यस सर। ठीक है, चलो हम मिलेंगे सैटरडे को। ठीक है, कोई भी डाउट हो ओके सर। अपने निकाल के रखना, वील डिस्कस, और अपनी वो बना लेना चैप्टर्स वाली लिस्ट। ओके सर। ठीक है, चलो ओके सर। ओके, बाय, थैंक यू सर। यू वेलकम। हेलो। हेलो सर। हाँ विक्रम, एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर। ये ना क्लास 1.5 घंटे से चल रही है, वरना ना हमको वो हो जाएगा, क्योंकि वो होता है ना, कुछ टाइम लिमिट होती है। ओके सर। ठीक है, एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट कर। ओके।